Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 के हिस्ट्री ऑनर्स हेतु एक महत्वपूर्ण प्रकरण या टॉपिक 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सामाजिक दशा के विषय में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करने के बाद हम लोग जो 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा भारत का विजय हुआ, उसके पूर्व भारत की सामाजिक दशा का क्या स्वरूप था, उसमें किस तरह की सामाजिक संरचना कार्य कर रही थी, उसके विषय में ही चर्चा करेंगे। और इस श्रृंखला में हम लोग तुर्कों के आक्रमण के पूर्व भारत की स्थिति, उसके बाद से तुर्कों का आक्रमण, फिर राजपूतों की पराजय इत्यादि से संबंधित चर्चाओं करेंगे। सर्वप्रथम हम तुर्क आक्रमण के पूर्व सामाजिक स्थिति पर चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद से आर्थिक स्थिति, फिर राजनीतिक स्थिति इत्यादि पर चर्चा करते हुए हम अपना ये जो प्रकरण है आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हर्ष के मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो गया और जो मोटा मोटी 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी का जो काल है, यह उत्तर भारत का जो इतिहास है उसमें राजपूत युग के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह काल राजपूत शासकों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता एवं वैमनस्यता ने जहाँ एक ओर राजनीतिक विशृंखलता को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर समाज में राष्ट्रीय चेतना एवं जागरूकता विलुप्त हो गई थी। हालांकि इस पर इतिहासकारों में एक मत नहीं है और अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की अगर हम तथ्यों को देखें, चाहे वह अल-बिरूनी का वर्णन हो या हसन निजामी का वर्णन हो या अन्य समकालीन वर्णन हो या समकालीन इतिहासकारों के बाद के भी जो इतिहासकार हुए उनके वर्णन से इन सभी तथ्यों के विषय में हम विभिन्न तथ्यों को जो पाते हैं उसके आधार पर सब विवेचना कर सकते हैं। सामाजिक स्थिति में हम देखें तो 12वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार की बुराइयां भारतीय समाज में उत्पन्न हो गई थी और इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज है 12वीं शताब्दी में जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है वह वर्ण व्यवस्था, जो कि प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा था और इस प्राचीन काल से चले आ रहे जो 4 वर्ण हैं उनमें इस समय विभिन्न प्रकार के अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों तथा जीविकोपार्जन के विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अनेक नवीन जातियों का प्रादुर्भाव हो गया। लोगों के व्यवसाय के नाम पर ही उनकी जातियों का नाम पड़ गया। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखें तो सोने के व्यवसायी स्वर्णकार, लोहे का कार्य करने वाले लोहार, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि इन विभिन्न प्रकार की जातियों में उपजातियों का विकास हुआ और इस तरह वर्ण व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो गई। तो जो मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था के जो भाग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इस पर अगर हम चर्चा करें तो समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। चीनी यात्री सिंह के अनुसार भारत में ब्राह्मणों को देवताओं के समान पूजा जाता था। अरब यात्री मसूदी, जिसने 10वीं सदी में भारत की यात्रा की थी, ने लिखा है कि भारत की समस्त जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ समझे जाते थे। अल-बिरूनी भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। ब्राह्मण धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान के विद्वान माने जाते थे। यद्यपि उनका जो कार्य है अध्ययन, अध्यापन, धार्मिक संस्कारों व यज्ञों का अनुष्ठान करना ही था, परंतु राजपूत युग तक आते आते वे सैन्य कार्य भी करने लगे थे। जिन व्यवसायों की अनुमति ब्राह्मणों को दी गई थी इसके उनके अतिरिक्त भी ब्राह्मण वर्ग विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न था। राजतरंगिणी तथा राजपूतों के अनेक अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि कुछ ब्राह्मण अच्छे योद्धा थे, कुछ सरकारी कर्मचारी थे
वह कुछ खेती तथा व्यापार करते थे। ब्राह्मणों की भी इस काल में अनेक उपजातियाँ बन गई थीं, जैसे गौड़, कन्नौजिया, कानीकुब्ज, सारस्वत, सरयूपारी आदि। यद्यपि ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, परंतु डॉक्टर आलतेकर का विचार है कि उन्हें भी राजपूतों के सम्मुख झुकना होता था, यदि उन्हें ऐसा सिर्फ राजपूत अधिकारियों के प्रति ही करना होता था। और हम देखते हैं कि ब्राह्मण और जो राजपूत का जो वर्चस्व में प्रथम आने की जो परंपरा थी, वो प्राचीन काल से ही हम देख रहे हैं। जो बौद्ध और जैन धार्मिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा, वो इस काल तक भी हम विभिन्न रूपों में देखते हैं। जैसा कि डॉक्टर आलतेकर ने अपना विचार दिया है कि राजपूतों के सम्मुख झुकना था, लेकिन समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। समाज का दूसरा वर्ग था क्षत्रिय वर्ग, और क्षत्रिय वर्ग को ही उच्च स्थान प्राप्त था। वह स्वयं को ब्राह्मणों के बराबर ही समझते थे। क्षत्रियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होने का प्रमुख कारण उनके हाथों में शक्ति का केंद्रित होना था। क्षत्रियों के विशिष्ट कर्तव्य प्राणियों की रक्षा, शस्त्र द्वारा जीविकोपार्जन, सत्पुरुषों का आदर, दीन दुखियों का उद्धार तथा युद्ध भूमि में कायरता न दिखाना माने जाते थे। क्षत्रियों में देश के प्रति प्रेम, उत्साह एवं राज शक्ति का अद्भुत मिश्रण था। इस काल की महत्वपूर्ण घटना राजपूतों का अभ्युदय है, जो संभवतः वैदिक कालीन क्षत्रियों के ही वंशज थे। 12वीं शताब्दी तक राजपूतों की 36 जातियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। इस युग में कुछ क्षत्रिय उनके लिए निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते थे। जैसे कुछ क्षत्रिय वैश्यों के व्यवसाय जैसे खेती व्यापार भी करते थे। ब्राह्मणों के समान विभिन्न प्रकार की जातियाँ उपजातियाँ इन क्षत्रिय वर्ग में भी उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार जो समाज का दूसरा वर्ग जो महत्वपूर्ण वर्ग था क्षत्रिय था, और जो तीसरा वर्ग है वह था वैश्य। इस शताब्दी में वैश्यों के प्रमुख कार्य कृषि, पशुपालन, व्यापार व वाणिज्य था। राजा की सेना के साथ वैश्य आवश्यक वस्तु की बिक्री करने हेतु यात्रा करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में वैश्यों का प्रमुख कार्य व्यापार ही था। वह कृषि कार्य प्रायः शूद्र करते थे। यद्यपि शूद्र और वैश्यों की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं था। अलबरूनी ने लिखा है कि समाज में वैश्यों को वेद सुनने का भी अधिकार नहीं था, परंतु इस युग में अन्य ग्रंथों से उक्त कथन की पुष्टि नहीं होती है। जो अलबरूनी कहता है कि वैश्यों को वेद सुनने का अधिकार नहीं था, इसकी पुष्टि नहीं होती। वैश्यों में भी अनेक उपजातियाँ बन गई थी। श्रीमाल, प्रागवाट इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। जो समाज का सबसे निचला वर्ग था शूद्र था। शूद्रों की स्थिति में अच्छी नहीं थी। यद्यपि इनकी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ था, फिर भी हम देखते हैं कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार न था, न ही वे जप अथवा होम करा सकते थे। अधिकांश शूद्र कृषि कार्य करते थे। उस जाति के लोग शूद्र की छाया पड़ने पर भी स्वयं को अपवित्र हुआ मानते थे। व्यवसाय के आधार पर शूद्रों की भी अनेक उपजातियाँ बन गईं। शूद्रों में भी अंत्यजों की स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी। इन लोगों के जीवन में धर्म, अर्थ, काम का कोई महत्व न था। अलबरूनी के अगर हम के अनुसार अगर हम कहें तो चमारों, धोबियों, मल्लाहों, मछुआरों आदि को अंत्यज की श्रेणी में रखा जाता था। अंत्यज गाँवों या शहरों की सीमा से बाहर रहते थे। इस प्रकार एक ऐसा भी वर्ग था जिसे अछूत या अंत्यज कहा गया, और उसकी स्थिति समाज में एकदम निम्न थी। अगर एक अन्य जाति की चर्चा करें जो कायस्थ के रूप में देख सकते हैं, इस युग में कायस्थ नाम की एक नवीन जाति का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्त काल में लेखक को कायस्थ कहा जाता था, किंतु 12वीं शताब्दी तक आते आते व्यवसाय के आधार पर इस जाति को कायस्थ ही कहा जाने लगा। इस जाति की भी अनेक उपजातियाँ बन गई, जैसे सक्सेना, माथुर, गौड़ इत्यादि। उपरोक्त जातियों के अतिरिक्त 12वीं शताब्दी में भारत में अनेक जातियाँ जैसे क्षत्रिय संभवतः क्षत्रिय पिता ब्राह्मण माता की संतान थे, जाट, खस, आभीर आदि जातियों का अस्तित्व भी हम समाज में देखते हैं। इस प्रकार हम देख लिए कि समाज में जो चार वर्ग था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अलावा भी एक कायस्थ वर्ग का जो प्रादुर्भाव हुआ। हालांकि बहुत सारी जातियों का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन कायस्थ वर्ग एक नवीन वर्ग था जो सत्ता के कर्मचारी वर्ग के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए था, और इसका पकड़ समाज में भी बहुत ज़्यादा था। अगर सामाजिक स्थिति में अन्य तथ्यों की ओर चर्चा करें, जैसे खान पान, मनोरंजन के साधन, वस्त्र एवं आभूषण, विवाह, स्त्रियों की दशा, दास प्रथा इत्यादि की भी अगर चर्चा की जाए, तभी हम सामाजिक
जो चर्चा है उसका जो प्रकरण पूरा माना जाएगा। तो खान पान में हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी के मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूँ, दाल, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, फल व गोधूम थे। मांस और मछली का भी सेवन किया जाता था। तत्कालीन समाज में मदिरा का भी प्रयोग लोग करते थे। ब्राह्मण प्रायः मांस और सूरा का सेवन नहीं करते थे। और मनोरंजन के साधन की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि मनोरंजन के जो साधन हैं वे प्राचीन युग के साधन के ही समान थे। जुआ खेलना, आर्केड करना, संगीत व नृत्य प्रमुख आमोद प्रमोद के साधन थे। राजपूत कालीन लोग शतरंज भी खेलते थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न त्योहारों को भी बड़े उत्साह से मनाया जाता था और इस तरह विभिन्न प्रकार के जानवरों के युद्ध इत्यादि भी देखने को मिलते हैं जिससे लोग मनोरंजन किया करते थे। अगर वस्त्र एवं आभूषण की चर्चा की जाए तो राजपूत अत्यंत साधारण पोशाक धारण करते थे। धोती, चादर तथा सिले हुए वस्त्र पहने जाते थे। वस्त्र रेशमी और सूती विभिन्न रंगों के होते थे। पगड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां विभिन्न आभूषण भी पहनती थीं। आभूषणों में हार, कुंडल, अंगूठी, वलय व कड़े प्रमुखता से पहने जाते थे। स्त्रियां प्रायः चोली व लहंगा पहनती थीं। कुछ विद्वानों ने तत्कालीन मूर्तियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि स्त्रियां अर्धनग्न अवस्था में रहती थीं, किंतु मूर्तियों के आधार पर ऐसा सोचना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। हालांकि इस तरह के जो वर्णन है वह अंग्रेजी जो इतिहासकार हैं जिन्होंने औपनिवेशिक इतिहास लिखा और उन्होंने हमेशा भारत के सभ्यता और संस्कृति को हे दृष्टि के हिस्से ही देखा। लेकिन अगर हम इस तथ्यों को अगर अलग कर दें तो विश्व के अन्य समुदाय के भांति भारत में भी एक उन्नत सभ्यता और संस्कृति थी और इनके पहनावा ओढ़ावा में किसी भी तरह का मतलब विद्रूपता नहीं है, निम्नता नहीं है और वह एक सौम्यता, शालीनता और युग के अनुकूल था। युग के जो अनुसार वह मॉडर्न था, अत्याधुनिक था। अगर विवाह की चर्चा करें तो विवाह का शाब्दिक अर्थ वर का वधू को उसके पिता के घर से अपने घर ले जाना है। विवाह अनेक प्रकार के होते थे किंतु सजातीय विवाह को ही श्रेष्ठ माना जाता था। यद्यपि अंतर्जातीय विवाह के भी इस युग में उदाहरण मिलते हैं। इस युग में बाल विवाह पूर्णतः निषिद्ध था। विधवाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। विवाह के अवसर पर धार्मिक और सामाजिक रीतियों का जोर शोर से पालन हम देखते हैं। क्षत्रियों में राक्षस विवाह भी प्रचलित था। राज परिवारों में विवाह प्रायः स्वयंवर के द्वारा होते थे। इस शताब्दी में समाज में बहुविवाह यानी पॉलीगैमी की भी प्रथा प्रचलित थी। अगर स्त्रियों की स्थिति या दशा की हम चर्चा करें तो देखते हैं कि राजपूतकालीन जो साहित्य हैं उससे ज्ञात होता है कि पुत्री की स्थिति पुत्र की अपेक्षा बहुत गिर गई थी। कथा शरीर सागर के अनुसार भी इस शताब्दी में पुत्र सुख व पुत्री दुख का प्रतीक मानी जाती थी। इस शताब्दी में लड़कियों की शिक्षा राज परिवारों और धनी परिवारों तक सीमित थी। उन्हें प्रायः संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। राज परिवारों की कन्याओं को अस्त्र शस्त्र व घुड़सवारी की शिक्षा भी दी जाती थी। 12वीं शताब्दी में पर्दा प्रथा विद्यमान होने के उल्लेख हमें मिलते हैं, परंतु यह कुछ राज परिवारों तक ही सीमित था। साधारणतः स्त्रियां पर्दा नहीं करती थीं। अबू जैद ने भी लिखा है कि राजपूत काल में स्त्रियां राजसभाओं में विदेशी व्यक्तियों के समूह भी बिना पर्दे के आती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्दा प्रथा का प्रचलन मुसलमानों के आगमन के पश्चात ही हुआ होगा। कन्याओं के विवाह प्रायः यौनारंभ के पूर्व कर दिए जाते थे। विवाहोपरांत वधू से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने पति की हर प्रकार की सेवा करे। पत्नी के भरण पोषण का उत्तराधिकारी पति पर होता था। इस काल में विधवा स्त्रियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। इस शताब्दी में सती प्रथा का प्रचलन भी था, किंतु यह प्रथा राज परिवारों तक ही सीमित था। सुलेमान ने लिखा है कि स्त्रियां स्वेच्छा से सती होती थी। सती प्रथा के अतिरिक्त बाल हत्या का भी प्रचलन था। बाल हत्या सिर्फ राजपूतों में ही प्रचलित थी। राजपूतों की अनेक जातियां पुत्रियों के जन्म होने पर तत्काल उनकी हत्या कर देती थीं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस प्रथा की घोर निंदा की है और इसका वर्णन भी प्रमुखता से उन्होंने किया है। इस शताब्दी में जौहर प्रथा का भी प्रचलन था। इस प्रथा के अनुसार जब दुश्मन की युद्ध में विजय होने लगती थी तथा रक्षा का कोई रास्ता नहीं रहता था तो राजपूत स्त्रियां अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में आहुति दे देती थीं। यद्यपि राजपूत काल के प्रारंभ में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, किंतु 12वीं शताब्दी तक आते आते स्थिति में परिवर्तन हो गया और स्त्रियों की स्थिति 12वीं शताब्दी में अत्यधिक शोचनीय हो गई थी, उन्हें भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा था। इसका प्रमाण यह है कि भारत के प्राय प्रत्येक नगर में वेश्याएं रहती थीं।
संध्याकर नंदी ने रामावती की वेश्याओं का विशद वर्णन किया है। अगर दास व्यवस्था या दास प्रथा के संबंध में अगर चर्चा की जाए तो इस 12वीं शताब्दी में समाज में दास प्रथा विद्यमान थी। इस काल में भी दासों से निकृष्ट कार्य कराए जाते थे और इनके पहले जो राज्य ही अधिकतर दासों को कृषि कार्य में लगाता था तथा बहुत कम दास किसानों को कृषि कार्य में सहायता करते थे। किंतु इस काल में कृषि दासों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा भूमि बेची जाती थी तो उसके साथ दास भी बेच दिए जाते थे। इसका कारण यह है कि बौद्ध धर्म के संरक्षक राजाओं ने बौद्ध विहारों को बौद्ध भूमिदान के रूप में दी थी या बौद्ध भिक्षु उस भूमि पर कृषि कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पाते थे, अतः वे दास और दासियों से खेती करवाते थे। अतः कृषि दासों की संख्या में बढ़ोतरी होना इस समय स्वाभाविक था। इस समय तक दास प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ। इसका प्रमुख कारण यह था कि राजपूतों में पारस्परिक युद्धों और मुसलमानों के आक्रमण से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब अकाल पड़ता तो लोगों को अपना जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता था। ऐसी स्थिति में वे स्वयं को बेच देते थे। इस तरह हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी तक समाज में प्राचीन समाज की तुलना में व्यापक परिवर्तन हो गया था। समाज में नवीनता व प्रगतिशीलता का अभाव था। 12वीं शताब्दी के समाज में संकीर्णता विद्यमान थी तथा अनेक उपजातियों के प्रादुर्भाव होने के कारण समाज का विघटन और विभाजन हो गया, जिसके प्रभाव से सामाजिक एकता नष्ट हो गई। 12वीं शताब्दी तक समाज का जो प्राचीन गौरव विलुप्त होने लगा और गौरवमयी जो भारत की सभ्यता थी उस वह कहीं विलोपित होने लगी। और ये जो वर्णन है इन्हीं परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि राजपूत पराजित होते हैं मुस्लिम आक्रांताओं से और मुस्लिम आक्रांता अपने आक्रमण के द्वारा इन क्षेत्रों को विजित कर लेते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक जो बुराइयां थीं वह भी कुछ न कुछ अपनी भूमिका निभाईं। हालांकि इसमें इतिहासकारों में इस तथ्य पे मत एक नहीं है कि जो सामाजिक गतिशीलता थी बहुत ही निम्न स्थिति थी, लेकिन जो तथ्य इंगित करते हैं इससे पता चलता है कि समाज में प्रगतिशीलता के तत्वों का अभाव था। और इस तरह 12वीं शताब्दी का जो समाज का एक संक्षिप्त वर्णन हम लोगों ने किया और इसी के साथ प्रकरण समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।